जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 प्लस के टारगेट को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि 2024 के चुनावी रण में मोदी की महिला ब्रिगेड एंट्री ले चुकी है। आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, नवनीत राणा, साध्वी निरंजन ज्योति जैसी बड़ी महिला नेताओं ने चुनाव के पहले मोर्चा संभाल लिया है। मथुरा से मौजूदा सांसद और 24 के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए बेकरार बैठी हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हेमा मालिनी नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वो इस बार बचे हुए बाकी सारे काम करेंगी, लेकिन इसके साथ ही हेमा ने रणदीप सुरजेवाला समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को ही लपेट लिया। उनका काम है कहना, विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए, खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मशहूर इस मसले पर हेमा मालिनी, कंगना रनौत समेत बीजेपी हमलावर है। हालांकि हेमा मालिनी ने इस बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और वो लगातार तीसरी बार सांसद बनने के लिए जी जान से जुट गई हैं। हेमा मालिनी ने पहली बार 2014 में राजनीति में कदम रखा और मथुरा सीट से पहली बार मोदी लहर में जीत हासिल की। हालांकि 2019 की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने 2,93,000 वोटों से जीत दर्ज की। अब तीसरी बार मोदी सरकार फिर हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतार रही है। सिर्फ ड्रीम गर्ल ने ही अभिनेत्री से नेता तक का सफर तय नहीं किया। अब कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत भी मोदी की महिला ब्रिगेड को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तब से अब तक क्या बदला है और नरेंद्र मोदी में आपने क्या देखा जो आप एनकरेज हुई और आज उस पार्टी को ज्वाइन करके उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं मंडी में? आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनमें वो सारे गुण हैं जो एक शासक में होने चाहिए, जो एक नेता में होने चाहिए, जो एक लीडर में होने चाहिए। कंगना रनौत देवभूमि हिमाचल की मंडी सीट से कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ने के लिए तैयार है। मंडी सीट फिलहाल कांग्रेस के खाते में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में भी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब प्रतिभा सिंह खुद इस सीट से किनारा कर चुकी हैं। यानी कंगना की राह का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंगना इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगी? कंगना रनौत ने जैसे ही राजनीति में एंट्री ली, उनके खिलाफ अभद्र बयानबाजी शुरू हो गई और कांग्रेस की प्रखर वक्ता सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट से ऐसा बयान सामने आया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। सुप्रिया श्रीनेत का जमकर विरोध हुआ, बवाल हुआ, हंगामा मचा। श्रीनेत को खुद आगे आकर सफाई देनी पड़ी। अब कंगना मंडी के अंगना में राजनीतिक फसल बोने की तैयारी में है। कंगना पर बीजेपी के दांव लगाने की कई वजह हैं, उनमें एक सबसे बड़ी वजह है उनका निडर अंदाज। कंगना ने बॉलीवुड में परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मुखर रही, नेपोटिज्म से जोड़ते हुए कई लोगों को कटघरे में खड़ा किया, नॉमिनेशन लिस्ट पर फिल्म फेयर से भी पंगा लिया, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की खिलाफत की। ऐसे में अब बीजेपी कंगना को महिलाओं की आवाज के तौर पर सियासी मैदान में उतार रही है। मोदी की महिला ब्रिगेड में सबसे दमदार आवाज का नाम है स्मृति ईरानी। मोदी कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी राजनीति की दुनिया का चमकता सितारा है और इस सितारे ने भी अभिनेत्री से एक दिग्गज नेता का सियासी सफर तय किया है। स्मृति ईरानी जब संसद में गरजती हैं तो उनके तेवर देखने लायक होते हैं। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया।
उनके सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस की युवराज यानी राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में पटखनी दी थी। स्मृति ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया था और अब वो राहुल का वायनाड तक पीछा कर रही हैं। दरअसल 2014 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। उस वक्त स्मृति ईरानी 1 लाख वोट से हार गई थी, लेकिन 2019 में स्मृति ने गांधी परिवार का तिलिस्म तोड़ते हुए अमेठी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब स्मृति राहुल गांधी का वायनाड तक पीछा नहीं छोड़ रही और उनके खिलाफ उतरे भाजपाई कैंडिडेट के नॉमिनेशन में शिरकत करने पहुंची। मोदी की महिला ब्रिगेड में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसकी आर्थिक नीतियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण की गिनती मोदी कैबिनेट के सबसे काबिल मंत्रियों में होती है। वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुकी है। सितंबर 2017 से मई 2019 तक वो देश की रक्षा मंत्री के पद पर आसीन रही। इसके बाद मई 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें वित्त मंत्री का पद मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि निर्मला सीतारमण ने बीजेपी में प्रवक्ता से रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तक का सफर तय कर चुकी है। साल 2003 से 2005 के दौरान निर्मला राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही। 3 सितंबर 2017 को उन्हें देश की रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस तरह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण देश के रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वाली आजाद भारत की दूसरी महिला नेता और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी। मोदी की महिला ब्रिगेड में एक बेहद बड़ा नाम था जिसका सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी मुरीद था, सुषमा स्वराज। मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब बीजेपी ने उनकी बेटी बांसुरी स्वराज पर विश्वास दिखाया है। मोदी ब्रिगेड ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शुमार रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पेशे से वकील है और उन्हें सालों का अनुभव हासिल है। किसी भी नेता के लिए निर्दलीय चुनाव जीतना किसी खूबसूरत ख्वाब के पूरे होने जैसा होता है। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में एक्टिव होने वाली नवनीत राणा भी अब भाजपाई हो चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए कमल थाम लिया। नवनीत राणा ने अपने पति की अगुवाई वाली राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी से 27 मार्च को त्याग पत्र दिया और इसके बदले में बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र की अमरावती सीट से कैंडिडेट घोषित किया था। वहीं इसके अगले दिन 28 मार्च को नवनीत राणा ने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली थी। अमेठी में कांग्रेस को चारों खाने चित करने के बाद बीजेपी की निगाहें अब सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली पर टिकी है और इस गढ़ में कैसे फतह किया जाए इस पर अब तक मंथन जारी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सेहत का हवाला देकर रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि रायबरेली से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा जो कांग्रेस के बचे हुए इस सियासी किले को भी फतह कर सके। हालांकि मोदी की महिला ब्रिगेड में शामिल हो चुके विधायक अदिति सिंह का नाम काफी चर्चाओं में रहा। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का भी जिले में बड़ा नाम है और वो निर्दलीय ही विधायक चुने जाते रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए रायबरेली का गढ़ फतेह करना आसान नहीं होगा क्योंकि 2019 में भी सोनिया गांधी ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की शीर्ष नेता हैं, तो वहीं संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी बीजेपी से सांसद हैं। तमाम अटकलों के बाद 3.0 के सपनों को साकार करने के लिए मेनका गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। मेनका गांधी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर मेनका के सियासी रण में उतरने से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अगर बीजेपी को 400 प्लस का टारगेट पूरा करना है तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विपक्षियों का सुपड़ा साफ करना होगा। मोदी के मार्गदर्शन में और योगी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में 70 प्लस सीटों को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है।
बीजेपी के कई शीर्ष नेता 75 प्लस तक सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर है। इसलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीट के लिए सियासी चक्रव्यूह को भेदने की बड़ी तैयारी की है। सियासी अटकलें हैं कि मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के दिग्गज और मजबूत कद के नेता को उतारने की तैयारी में है। हालांकि अब तक नाम फाइनल नहीं हो सका है, लेकिन एक सियासी खबर यह भी है कि बीजेपी डिंपल यादव के सामने उनके देवरानी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। डिंपल और अपर्णा दोनों की यादव घराने में शादी हुई है, दोनों ही राजपूत कम्युनिटी से आती हैं और दोनों ही एक ही घर यानी मुलायम परिवार में देवरानी जेठानी के रोल में हैं। अगर ये सियासी अटकलें सच्चाई में बदली तो ये राजनीतिक लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प हो जाएगी। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी केंद्र में अजय है और उसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी की जातीय समीकरण को साधने की काबिलियत। बीजेपी ने यूपी में एमवाई यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का तोड़ निकालने के लिए कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, जिनमें से एक दल का नाम है अपना दल और उस दल की मुखिया है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल यूपी की मिर्जापुर सीट से लोकसभा सांसद हैं और वो मोदी कैबिनेट में सबसे युवा राज्य मंत्री भी हैं। अनुप्रिया पटेल की यूपी में कुर्मी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसका बीजेपी को लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, हर चुनाव में बड़ा फायदा मिलता रहा है। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली महिला सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पर नरेंद्र मोदी को कितना विश्वास है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें लगातार तीसरी बार लोकसभा सीट का टिकट दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति करीब 2 लाख वोटों से बसपा के प्रत्याशी अफजल सिद्दीकी को हराकर दिल्ली की पंचायत पहुंची थीं। पश्चिम बंगाल में दीदी यानी ममता बनर्जी के किले को पूरी तरह फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। बीजेपी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से लॉकेट चटर्जी को टिकट दिया है। आपको बता दें कि लॉकेट चटर्जी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हुगली लोकसभा सीट से पहले भी बीजेपी ने उतारा था। महाराष्ट्र की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 13 मार्च को जारी हुई दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में बीड से पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र के बीड से मैदान में उतारने का फैसला ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए एक सोचा समझा कदम माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चंडीगढ़ सीट से अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी फिर से किरण खेर पर दाव लगा सकती है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया तो सब सन्न रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के जुल्मों से पीड़ित एक महिला को बीजेपी लोकसभा सीट की उम्मीदवार बना देंगी। बीजेपी ने बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो संदेश खाली की रहने वाली हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संदेश खाली की पीड़िताओं से मिलने बंगाल आए थे, उनमें रेखा भी शामिल थी। विपक्ष के लिए मोदी से पार आना आसान नहीं है। वहीं कई सीटें तो ऐसी हैं जहां विपक्षी नेता चुनाव जीतने के बारे में शायद ही सोच रहे होंगे। उनमें से एक नाम है झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट। कोडरमा लोकसभा सीट अब तक सर्वाधिक मत से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड साल 2019 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वर्तमान सांसद अपूर्णा देवी के नाम है। यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा बहुल इस लोकसभा इलाके में बीजेपी अन्य पिछड़े, वैश्य और फॉरवर्ड कास्ट के कॉम्बो से हमेशा ही कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के गठजोड़ पर भारी रही है। इस लोकसभा इलाके में मतदाताओं की संख्या करीब 20 लाख है।